नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनूप मलिक रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क के साथ में रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी के अधिकारियों के साथ में बैठक की। आपको बता दें कि अनूप मलिक ने रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी के अंतर्गत बनाए जा रहे 2 नए पर्यटन जोनों का निरीक्षण किया। साथ ही रामनगर वन विभाग के अंतर्गत सीतावानी पर्यटन जोन के अलावा एक और जोन बनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव कोटा जोन के नाम भेजा गया था। आपको बता दें कि जिसका प्रवेश भंडारपानी क्षेत्र से होगा और ये जोन में 27 किलोमीटर जंगल के पर्यटक जंगल सफारी का आनंद उठा सकेंगे। क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नजदीक भविष्य में, और फिर कुछ इको टूरिज्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं, तो उसको देखने के लिए आए। ये एक तो तराई वेस्ट में फाटो वाला एरिया, फिर रामनगर में एक और इको टूरिज्म जोन जो है वो तैयारियाँ पूरी हैं। आपकी बार अंदर जो विजिटर्स के लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। सर, और नहीं जा रहे हो? इको टूरिज्म जोन्स और अच्छे डेवलप कर रहे हैं, और रामनगर में जो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं। रामनगर वन विभाग के कालाडूंगी क्षेत्र में 2 दिन पहले गुलदार घर के आंगन में खेल रही 4 साल की बच्ची गौरी घर से 500 मीटर दूर घसीटता हुआ लेकर गया। आपको बता दें कि जहां पर स्थानीय निवासियों ने बीच बचाव करने पर पहुंचे तो गुलदार बच्ची को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। आपको बता दें कि जिसमें बच्ची की मौके पर मौत हो गई थी, और वहीं क्षेत्र में लगातार गुलदार की धमक से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि विभाग गुलदार की मॉनिटरिंग करने के साथ ही उस पर नजर भी रख रहा है, और डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से हमें गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी मिल चुकी है। ये बहुत दुखद विषय है कि हमारे कालाडूंगी क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची को गुलदार ने हमला किया। हम अभी सारा कार्रवाई कर रहे हैं उनका। पहले तो मुआवजा का जो भी कार्रवाई चल रही है वो तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से परमिशन मांग लिया गया है पिंजरे लगाने के लिए, और ये ट्रैंक्विलाइज करने का भी परमिशन मांग लिया है, और इसका रेस्क्यू करने का भी जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है उसका कार्रवाई चल रही है। अभी हम 3 जगह पे पिंजरे लगा दिए हैं उसमें, और उसके साथ साथ हमारा 2 जो डॉक्टर्स है, वेटरनरी डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, उनको भी वहां तैनात कर दिया गया है। खबर चमोली से है, जहां जिला मुख्यालय के नजदीक के मैठाटा गांव में रामलीला का इतिहास और यहां के रामलीला मंचन की अनूठी ही मिसाल कायम है। आपको बता दें कि मैठाटा गांव की रामलीला का 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास मिलता है, जिसके बारे में यहां के बुजुर्ग लोगों के मुंह जबानी सुना जा सकता है। और आपको बता दें कि आजकल भी गांव में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, और जिससे दर्शकों का हर रात हुजूम भी उमड़ रहा। साथ ही आपको बता दें कि रामलीला कमेटी के रामलीला मैदान में सष्टम दिवस की रामलीला मंचन के अवसर पर मुख्य अतिथि और साथ ही रामलीला मंचन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। सभी मैठाणा के सभी राम भक्तों को तथा क्षेत्र के सभी राम भक्तों को रामलीला कमेटी मैठाणा सभी का आभार व्यक्त करती है, और भगवान श्री राम की इस मंचन में इस क्षेत्र में जिले में मेरे ख्याल से लगभग 100 वर्ष पुराना हमारा रामलीला का इतिहास रहा है, जिसमें कि हमारी जो रामलीला चलती है इसमें कुछ संवाद हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, और अंगद रावण संवाद हुआ। ये पूरे हमारे अपनी संस्कृति और अपने ग्रंथों से आधारित संस्कृत भाषा में ही इनका प्रयोग किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन संस्कृति का संरक्षक बताया है। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद भी लिया, और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी शनिवार को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर
धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए और साथ ही सीएम ने कहा कि इतनी कम आयु में बजरंग बली ने महाराज जी पर कृपा की और ये किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे। इस आदेश को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री मुख्य होता है, लेकिन जो उनके साथ में कैबिनेट और राज्य मंत्री होते हैं उनको भी विशेषाधिकार होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस आदेश से इन सभी का विशेष अधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही इस आदेश को लेकर धामी कैबिनेट में संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। यदि सीएम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तो ये काफी अच्छी बात है और इनसे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मंत्री कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अधीन है और हमारे यहाँ चूंकि यदि मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मुझे आज भी सुबह मैं कह रहा था, वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं और मंत्रियों का तो रिगार्ड करते ही हैं। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होता है, देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी विशेष अधिकार होते हैं। आज ये बात में जो आप कह रहे हैं, ये जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये तो राजशाही जैसी बात हो गई कि जब राजा आदेश देगा तभी कुछ काम हो पाएगा। मुख्यमंत्री जो है सभी जो मंत्रालय है उनका हेड है, लेकिन उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र मंत्रिमंडल में बांट रखे हैं, तो मंत्रिमंडल के लोगों को भी जो है कि उसमें उद्घाटन करने के अधिकार है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार तत्पर है और बीजेपी संगठन प्रदेश के अलग अलग जनपदों से में प्रेस वार्ता जो है वो भी की जा रही है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसके मुताबिक अभी तक 94,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। वहीं महानगर कार्यालय में भी धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद भी 40,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा गया। जो पिछले 17 सालों में नहीं हो पाया वो 2018 में हुए। विपक्ष ने बीजेपी संगठन को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि बीजेपी को खुद की पीठ थपथपाने की आदत है। अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का। वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। वो ये तो बता दें अभी कितना इन्वेस्टर यहाँ आया है। अभी तो सूत न कपास, जुलाई में लट्ठन लट्ठा हो रही है। अभी कहाँ न कोई इन्वेस्टर आया, न कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, न कोई इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न कुछ कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगी, न कोई आने को तैयार है। आप करें 90,000 करोड़ का हमने एमओयू दस्तखत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, सराहनीय है, उनका प्रयास सराहनीय है।
मंत्री कहाँ हैं उनका पता नहीं चल रहा है, वो क्या अपने विभागों में क्या कोशिश कर रहे हैं इसका पता नहीं है। और भाजपा अपने आप ही स्वयं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। भाई आप पहले धरातल में उतरने तो दीजिए। दिसंबर में तो आपके इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। देखिए, जब जब हमने प्रयास किए हैं निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिला है। अगर मैं पीछे से प्रारंभ करूं तो त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी यहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ था और लगभग 1.25 लाख करोड़ के एमओयूज हुए थे, जिनमें से तमाम दिक्कतें, क्योंकि कोरोना काल उसके बाद शुरू हो गया था, बहुत सारी दिक्कतें उसके कारण आप पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आई हैं। उसके बावजूद 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां पर ला पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उससे पहले के अगर 17 सालों का ड्यूरेशन हम देखें तो इतना इन्वेस्टमेंट 17 सालों मिलाकर नहीं आया था। इसी प्रकार इस समय भी हम लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग 94,000 करोड़ के एमओयूज हमारे हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय उत्तराखंड के लिए ला पाएंगे और जो आगे चल के उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में विकास योजनाओं के ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और विभाग के मंत्री के अलावा क्षेत्रीय सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में से कम करेंगे प्रदेश के दौरे और साथ ही फिलहाल अभी सरकार पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन का भी दबाव है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में सरकार आयोजन में से पारित भी हो जाएंगे। प्रस्तुत करने के लिए कोश्यारी जी से अच्छे चीफ गेस्ट कैसे हो सकते हैं। इतनी सिंपल पर्सनालिटी, सरल जीवन, हाई थिंकिंग। तो इसी वजह से हमने कोश्यारी जी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें समय दिया। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कोश्यारी जी आज दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में आए और उन्होंने इतना समय दिया, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को और सारे अभिभावकों को संबोधित किया। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक स्कूल होने के नाते हमें अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। जिम्मेदारी के साथ साथ यह हमारा कर्तव्य है कि आज पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ अपनी हिंदी संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना है। इसी वजह से हमने एक ऐसा कार्यक्रम को चुना और उसी का संचालन करने की कोशिश की। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है डीपीएस, लेकिन उन्होंने कोश्यारी जी ने अपने शब्दों में हिंदी पर कहीं ना कहीं जोड़ दिया। तो डीपीएस इस चीज को कैसे मैनेज करते हुए आएगा कि बच्चों को हिंदी में भी उतना ही सिखाया जाए जितना इंग्लिश में सिखाया जाए? सही बात है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के साथ साथ हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और संस्कृत। दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में हिंदी और संस्कृत दोनों पे ही उतना जोर दिया जाता है जितना इंग्लिश को दिया जाता है। ठीक है, कुछ मायनों में इंग्लिश की आज जरूरत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी और संस्कृत को वापस बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी संस्कृति की ओर फिर ले सकते हैं। अभी भारतवर्ष जिसने सारी दुनिया को शिक्षा दी है, भारत का योग आज दुनिया के 180 देशों में मनाया जा रहा है। इस विद्यालय में मैंने देखा जो भी बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं सब में भारतीय संस्कृति की सुगंध थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और भारत माता के प्रति समर्पण ये हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे यह देश आगे जगत गुरु बने। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस दिशा में ये विद्यालय और अन्य विद्यालय भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि देश उस लक्ष्य को प्राप्त करे। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जो है वो जारी करते हुए राज्य में योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने पर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर भी रोक लगा दी है। सीएम कार्यालय से जारी इस आदेश की जानकारी सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने इस संबंध में सभी एसीएस प्रमुख सचिव और साथ ही सचिव, विभागाध्यक्ष और मंडलीय आयुक्तों जो है जिलाधिकारियों को भी आदेश भेज सभी से ब्यौरा भी मांगा है।
इसमें क्या पर सरकार तय करे तो मुख्यमंत्री नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सरकार हमारी है। ये कह रही है कि ये मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधिकारों का हनन है, क्या आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक हैं। और अच्छा है, अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, तो 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8, 10, 20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाएगा ना कुमाऊं में। अल्मोड़ा शहर को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अल्मोड़ा में करोड़ों की लागत से 4 पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि नगर के MU बस स्टैंड पर जिला प्रशासन से अनुबंध होने के बाद में सरकार ने करीब 3 करोड़ के पार्किंग के निर्माण को हरी झंडी मिली और निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते पिछले कई महीनों से पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी भी होती है और साथ ही पार्किंग निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पालिका अध्यक्ष का भी कहना है कि पार्किंग स्थलों के बनने से लोगों और यातायात समस्या से निजात भी मिलेगी। वहीं इस पार्किंग निर्माण का कार्य भी शुरू करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। पार्किंगें अल्मोड़ा शहर में बन रही हैं, इससे अल्मोड़ा की जनता को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा और जो यातायात की कठिनाइयाँ अल्मोड़ा शहर में हो गई हैं उससे निजात मिलेगी। और KMU के पास जो उनकी ज़मीन पर जो पार्किंग बन रही है उसमें थोड़ा शायद अवरोध हुआ है, इसका समाधान निकालना जिला प्रशासन के स्तर पर होना है। मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करे ताकि ये पार्किंग जल्दी से जल्दी अपने अस्तित्व में आ जाए और अल्मोड़ा के नागरिकों को उसका लाभ मिले। बजट आया था 2,90,33,000 रुपया और इसके साथ विकास प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट हुआ था। इसका CNDS इसको रानीखेत बना रहा था। बीच में ये क्या नाम बोलते हैं, काम भी चालू हो गया था। ये बिल्डिंग जो थी ध्वस्त भी कर दी गई CNDS द्वारा और बीच में ये काम रुक गया है। बीच में कभी चालू हो जाता है, कभी रुक जाता है। उन्हीं अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं। इधर PWD का इनका ये जो खोखे वाले हैं 2, इनका और PWD का चला। हमने अपनी ज़मीन तो ध्वस्त कर दिया। ठेकेदार का बहाना कि ये खोखे हैं। अब हमने कह भी दिया कि 686 नंबर और 687 में PWD ने वो दे रखा है इनको नोटिस। दून को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक और साथ ही पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए निगम ने बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। और साथ ही आपको बता दें कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या भी है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। और इसी तरह को लेकर जो है नगर निगम देहरादून द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन जब्त की जा रही है। देखिए, यदि हम पूरे साल भर की बात करें तो लगभग हम लोग जो है अभी तक लगभग 12 लाख रुपए तक का हम लोग जो है जुर्माना लगा चुके हैं। और अगर हम सिर्फ माह अक्टूबर की ही बात करें, केवल जब से हमने जो है फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं और लगातार जो है हमारी टीमें जो है विभिन्न मंडियों में, बाज़ारों में और जो वेंडिंग जोन्स हैं वहाँ पे जाके जो चलानी कार्रवाई कर रही हैं, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अब तक हम लोग जो है करीब 900 किलो से ज़्यादा पॉलीथीन जब्त कर चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉज भी हैं, कप्स, प्लेट सभी हैं। और साथ ही साथ नंबर ऑफ चालान की बात करें तो लगभग जो है 300 से ऊपर चालान हो चुके हैं। और अगर धनराशि की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि जो है चालान के माध्यम से हम लोग जो है अभी तक जमा करवा चुके हैं केवल इसी माह के अंदर।
और इसके अतिरिक्त जो है साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जहां भी चालान करते हैं वहां पे लोगों को जो है पैम्फलेट्स के माध्यम से और हैंडबिल्स के माध्यम से जो है उनको जो है प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि वे लोग जो है घर से ही अपने जो है एक कपड़े का बैग या जूट बैग या किसी भी प्रकार से जो है शॉपिंग के लिए अपना यूज करें। कोटद्वार में सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में मिलावट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सरकारी सस्ते गल्ले से मिलने वाले चावल में लोग नकली चावल मिलने की बात भी कह रहे हैं और आपको बता दें कि कई महीनों से यहां पर लोग प्लास्टिक नुमा नकली चावल खाते हुए आ रहे हैं। नकली चावल मिलने होने की जो शिकायत है उसे लेकर आज एक महिला एसडीएम के पास पहुंची और नकली चावल के कुछ सैंपल भी दिखाए, जिसमें एसडीएम सोहन सिंह सैनी को भी ये चावल देखने में थोड़े से अजीब लगे, जिसमें एसडीएम ने कहा कि अभी ये नकली चावल है और इसका मामला संज्ञान में आया है और इसमें जांच लगातार जारी है। तो वहीं अगर बात की जाए महिला की, तो महिला का कहना है सर ये चावल नकली है, ऐसे जैसे प्लास्टिक के होंगे ऐसे लग रहा है। और जैसे ये नहीं दूसरे वाले चावल है, इन चावलों को जब हम मतलब पकाते हैं धोते हैं तब तो ये सही है, और ये जो नकली चावल है ये पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं और इनपे चिकनाहट है। इसमें ये अभी ये मामला जो है संज्ञान में आया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो ये चावल है ये जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, प्लास्टिक जैसा इस तरह का लग रहा है और खाने में भी इसको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसमें मैं इसकी जो है जांच करा रहा हूँ। जांच के उपरांत इसमें कहा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो झंडा चौक के सामने टाकीज के सामने कोई दुकान है ये जो डीलर वाली है, उनके द्वारा जो है इनके द्वारा बताया गया कि उसने हमें ये दिया है। तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि क्या स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो जैसा आपने चावल चाह किया तो कुछ चावल आपको देखने को डिफरेंट लगा? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ये, तो सही स्थिति जो है जांच के उपरांत ही क्लियर हो पाएगी। ये कहेंगे कि सरकार द्वारा हमें तो चावल मिल रहा है, राशन हमें मिल रहा है, लेकिन अभी इसमें क्या करें, जो ये बड़े लोग दलाल बैठे हुए हैं जो हमारे हिस्से के चावल तो हटा दे रहे हैं, इसमें प्लास्टिक के चावल मिला दे रहे हैं। तो हम किसके पास जाएं, किसके पास कहें? कौन है हमारा सुनने वाला? हम किसके पास बोल नहीं सकते। सारी गली वाले चावल ले रहे हैं लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं जा रहा आगे। वो तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप कल आए यहाँ पे और हमने आपके पास शिकायत करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।